नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय कला और संस्कृति की। एक ऐसा विषय जिसकी दुनिया बहुत रंगीन है ना? लेकिन कई बार इसके स्टडी नोट्स के जाल में हम सब उलझ जाते हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम मिलकर इस उलझन को सुलझाएंगे और इसे एक मजेदार कहानी में बदल देंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बिल्कुल दिल में बसता है, ये शब्द घराना। सुना तो हम सब ने कई बार है, पर असल में इसका मतलब क्या है? क्या होता है ये घराना? अच्छा, तो घराना ये सिर्फ संगीत सिखाने वाला कोई स्कूल नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक वंश है, एक परंपरा है जो पीढ़ियों तक चलती चली जाती है। जरा सोचिए, उस जमाने के बारे में जब रिकॉर्डिंग या किताबें नहीं थी, तब संगीत को कैसे बचाया जाता था? बिल्कुल इसी घराना परंपरा के जरिए। गुरु शिष्य परंपरा से एक खास शैली, एक खास तकनीक और संगीत को पेश करने का एक अनोखा अंदाज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता था। तो अब जब हम घराना का मतलब और इसकी अहमियत समझ चुके हैं, तो चलिए अब भारत के कुछ सबसे मशहूर संगीत के घरानों की एक छोटी सी यात्रा पर निकलते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है यहीं से, ग्वालियर घराने से। इसे हिंदुस्तानी संगीत की नींव कह सकते हैं, बल्कि इसे घरानों की गंगोत्री भी कहा जाता है। मतलब वो जगह जहां से कई दूसरी शैलियों की धाराएं निकलीं। इसकी खासियत, एकदम खुली दमदार आवाज और सीधी सरल तानों पर जोर। बिल्कुल साफ सुथरा अंदाज जो इसे समझने में आसान और सुनने में बहुत ही प्रभावशाली बना देता है। अब जरा इस स्रोत सामग्री को देखिए। यहाँ कितने सारे नाम हैं और उनके साथ इतने सारे विकल्प। कंफ्यूजिंग हो सकता है ना? कौन सा कलाकार किस घराने से है, ये सब याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चलिए मिलकर इस उलझन को सुलझाते हैं। और ये टेबल देखिए, एकदम साफ कर देती है सब कुछ। यहाँ देखिए, गंगूबाई हंगल जी का ताल्लुक है किराना घराने से, जो अपने सुरों की भावुकता और मिठास के लिए मशहूर है। फिर हैं मल्लिका अर्जुन मंसूर जी, जयपुर अतरौली घराने से, जो अपनी जटिल और घुमावदार लयकारी के लिए जाना जाता है। और ठुमरी की रानी गिरिजा देवी जी, वो बनारस घराने की शान थी, जहां भावों की गहरी अभिव्यक्ति पर जोर दिया जाता है। तो ये तो हुई घरानों की परंपरा की बात। अब यहां से निकलकर चलिए उन सितारों की बात करते हैं जिन्होंने अपने साज से, अपने वाद्य यंत्र से संगीत को बिल्कुल नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। तो यहां पर एक छोटी सी चुनौती है। जरा दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि कौन सा महान संगीतकार कौन सा साज बजाता है। कुछ नाम तो जरूर याद होंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक ऐसा नाम जिसे पूरी दुनिया जानती है, पंडित रविशंकर। और जब हम कहते हैं पंडित रविशंकर, तो जहन में एक ही साज आता है, सितार। उनका नाम सितार का पर्याय बन चुका है। इन्होंने ही तो भारतीय संगीत को ग्लोबल स्टेज पर पहचान दिलाई। अगला नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का। उन्होंने शहनाई को, जो पहले सिर्फ शादियों और मंदिरों तक ही सुनाई देती थी, वहां से उठाकर शास्त्रीय संगीत के मंच पर एक बहुत ही इज्जतदार जगह दिलाई। उनकी शहनाई की धुन आज भी हम सबके दिलों में गूंजती है। अब बात करते हैं बांसुरी की। और जब बांसुरी का जिक्र हो तो एक ही नाम सबसे पहले याद आता है, हरिप्रसाद चौरसिया जी। उनकी बांसुरी से जब धुन निकलती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे शांति और सुकून का एहसास करा रही हो। और इस कड़ी में बात करते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा जी की। उन्होंने कश्मीर के एक लोक वाद्य यंत्र संतूर को भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक प्रमुख हिस्सा बना दिया। ये वाकई में एक अद्भुत योगदान था, जिसने संगीत की दुनिया को एक बिल्कुल नई आवाज दी। अगर हम स्रोत सामग्री पर वापस एक नजर डालें, तो ये नामों और साजों की लिस्ट से भरी हुई है। और हाँ, ये सब कुछ याद रखना वाकई मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर से चिंता की कोई बात नहीं है। हमने इसे भी आसान कर दिया है। ये स्लाइड तो एक तरह से एक बेहतरीन स्टडी गाइड है। जरा देखिए, सरोद के जादूगर अमजद अली खान, तबले के महारथी जाकिर हुसैन और उनके वालिद साहब अल्लाह रखा जी, और सितार के सम्राट उस्ताद विलायत खान और पंडित रविशंकर। सारी जरूरी जानकारी एक ही जगह पर। ठीक है, तो अब तक हम सुरों और साजों की दुनिया में थे। चलिए अब यहां से निकलकर भारत की दृश्य कला यानी कि चित्रकला की दुनिया में कदम रखते हैं। तो संगीत की तरह ही भारत की चित्रकला भी उतनी ही विविध और उतनी ही समृद्ध है। इसकी भी अपनी अलग अलग शैलियां हैं, अपनी परंपराएं हैं, जो सदियों से राजाओं, बादशाहों और स्थानीय संस्कृतियों के संरक्षण में फली फूली और विकसित हुई। तो यहां पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण झलकियां हैं। पहली बात, मुगल बादशाह जहांगीर कला के बहुत बड़े पारखी थे।
और उनके समय में पेंटिंग, खासकर प्रकृति और इंसानों के चित्र बनाना, एक अलग ही मुकाम पर पहुंच गया। फिर आती है राजस्थान की किशनगढ़ शैल की मशहूर पेंटिंग बड़ी ठणी, जिसे उसकी खूबसूरती और रहस्यमयी मुस्कान के लिए भारत की मोनालिसा भी कहते हैं। और हिमाचल की कांगड़ा शैली, ये तो राधा कृष्ण के प्रेम को इतने कोमल और सुंदर रंगों में दिखाती है कि आज भी देखने वाले बस देखते रह जाते हैं। और हाँ, राजा रवि वर्मा को कैसे भूला जा सकता है। उन्होंने तो भारतीय कला की दिशा ही बदल दी थी। पता है कैसे? उन्होंने पहली बार भारतीय देवी देवताओं और पौराणिक कहानियों को यूरोपियन रियलिस्टिक स्टाइल में पेंट किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रिंटिंग प्रेस की मदद से उनकी तस्वीरों को घर घर तक पहुंचाया। आज हम जो कैलेंडर वगैरह में देवी देवताओं की तस्वीरें देखते हैं ना, उनकी कल्पना का आधार काफी हद तक राजा रवि वर्मा की कला ही है। मतलब उन्होंने कला को महलों से निकालकर आम लोगों के बीच पहुंचा दिया। तो आखिर में एक सवाल मन में उठता है, चाहे वो संगीत के घराने हों, साज के उस्ताद हों या फिर चित्रकला की अलग अलग शैलियां, इस बेशकीमती विरासत को, इस धरोहर को भविष्य में कौन आगे बढ़ाएगा? कलाकार आते हैं, जाते हैं, लेकिन कला हमेशा जिंदा रहती है। इस पर सोचिएगा जरूर।